नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारलाल दायमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी। अभी तक हमने राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद एवं उग्र राष्ट्रवाद के बारे में बात की। आज हम गांधी युग को, जो 1920 से 1947 तक माना जाता है, इसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीन बड़े आंदोलन किए। आज हम असहयोग आंदोलन पर बात करेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक रहा। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि, जिससे असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा, उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का योगदान और राष्ट्रीयता। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और 1919 तक चला। इस युद्ध में 10 लाख भारतीय सपूतों ने भाग लिया। युद्ध के लिए बनाई गई सहायता कोष में करोड़ों रुपए भारतीयों द्वारा दान किए गए। युद्ध की तैयारी के कारण भारत के अंदर एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हो गई थी, एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो गई थी और जनसाधारण राजनीति के संबंध में सोचने लग गई थी। युद्ध के उद्देश्य के संबंध में ब्रिटेन ने कहा था कि ब्रिटेन द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा है, तो भारतीयों ने सोचा कि युद्ध के बाद हमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। भारतीयों ने सोचा कि युद्ध की समाप्ति पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, उसके अंदर हमारी भागीदारी होगी और युद्ध से भारतीय राष्ट्रवाद में एक अभूतपूर्व उत्साह था और उसका प्रोत्साहन भारतीयों को मिला। दूसरा है शोचनीय आर्थिक स्थिति, कि ब्रिटेन के द्वारा संपूर्ण सेना पर जो व्यय किया गया, लगभग 1.5 अरब पौंड, वो भारत पर डाल दिया गया। वस्तुओं के अभाव से मूल्यों में वृद्धि हुई। पूंजीपति मुनाफा कमाने के लिए कालाबाजारी शुरू कर दी, जिससे अन्न कपड़ा मिलना दुर्लभ हो गया। शासन ने जनता से युद्ध व्यय के कारण अत्यधिक धन वसूल करना प्रारंभ कर दिया। सरकार की नीतियों का विरोध प्रारंभ हुआ। धरना प्रदर्शन, हड़ताल, क्लबों और बाज़ारों में लूट आदि ये हमें देखने को मिली। चंपारण तथा खेड़ा में किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, उनके अंदर आक्रोश था। पूंजीपतियों पर अतिरिक्त लाभ कर लगाया जा रहा था, तो इससे आर्थिक स्थिति क्या हो गई? शोचनीय आर्थिक स्थिति हो गई। तीसरा है प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल, कि इसमें भी सरकार की उदासीनता ही रही। 1917 में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी और जो महामारियां फैल रही थी उसमें भी सरकार कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। चौथा है भर्ती एवं वसूली, कि सरकार ने भर्ती के नाम पर जनता से धन वसूल करना प्रारंभ कर दिया था और उनको कोई ज़्यादा आर्थिक मदद भी नहीं दी जा रही थी। साथ में ही सरकार का दमन चक्र प्रारंभ हो गया, कि सरकार ने जनता पर दमन करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि जो आंदोलनकारी उनको कुचला जा सके। राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए शासन ने प्रेस अधिनियम और द्रोहात्मक अधिनियम का सहारा लिया और इसके बल पर उनको कुचलने का प्रयास किया गया। छटनी की नीति, कि युद्ध के दौरान जितनी भर्तियां की गई थी, युद्ध की समाप्त होते ही उससे निकालने लगे। इससे लोग बेकार हो गए और बेकार होने के साथ साथ बढ़ते मूल्यों से उनकी दशा और भी, कि जो महंगाई बढ़ रही थी उनसे उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। सातवां पॉइंट है मॉन्टेस्क्यू की घोषणा, कि मॉन्टेस्क्यू ने 20 अगस्त 1917 को एक घोषणा की और इसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार पूर्व के समान अनुत्तरदायी रही और प्रांतों में भी जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना करनी थी वो भी प्रांतों में भी नहीं की गई। जो 1919 के अधिनियम में सुधार करने की जो बात चल रही थी, वो 1919 के अधिनियम जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा के बाद लागू होना था, उसमें भी कोई आशा भारतीयों को नज़र नहीं आ रही थी।
इसके साथ ही रोलट एक्ट 1919 बनाया गया। रोलट एक्ट आतंकवादी और अपराध अधिनियम था। इसमें बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के किसी भी आंदोलनकारी को अनिश्चित काल तक बंदी बनाया जा सकता था। तो ये सरकार की जो नीतियां थी, ये राष्ट्रीय आंदोलन की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि हमें अब कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। वह सफल सत्याग्रही के रूप में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक सफल सत्याग्रही की एक अपनी पहचान बना ली थी और अंग्रेज़ों के जो काले कानून थे उनके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन छेड़ा था और वहाँ उन्हें सफलता मिली थी। गोखले और फिरोज शाह मेहता का इस समय तक निधन हो चुका था। तिलक बीमार रहते थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में भी कमी हो गई थी। इसलिए 1918 के लगभग स्वतः ही गांधी जी के हाथों में भारतीय नेतृत्व आ गया। उन्नीस सौ 15 में गांधी जी ने अहमदाबाद जेल के निकट साबरमती स्थान पर अपना एक आश्रम बनाया और अपने राजनीतिक गुरु गोखले के बताए अनुसार भारतीय राजनीति का अध्ययन करने लगे। 1917 से गांधी जी सक्रिय राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। गांधी जी ने भारत में सक्रिय राजनीति में भाग लेना जब शुरू किया तो उन्होंने 3 बड़े आंदोलन किए। पहला चंपारण में सत्याग्रह। चंपारण बिहार जिले में है, बिहार के अंदर था, जहां नील की खेती के लिए किसानों को सरकार बाध्य करती थी। उन्हें खाद्यान्न उत्पादन नहीं, जो नील का जो होती थी वो ब्रिटेन जाती थी और उनसे भारतीयों को वो मुनाफा नहीं होता था। इसलिए किसानों ने नील की खेती ना करने के लिए आंदोलन चलाया। गांधी जी ने उनके लिए सत्याग्रह किया और उसमें उन्हें सफलता मिली। दूसरा, खेड़ा में आंदोलन चलाया कि खेड़ा में वर्षा नहीं होने की स्थिति से फसलें खराब हो गई थी। इससे किसान सरकार को टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए कर्ण 2 आंदोलन किसानों द्वारा चलाया गया। किसानों और सरकार के बीच समझौता हुआ गांधी जी के प्रयासों से। तीसरा जो आंदोलन था वो अहमदाबाद में सत्याग्रह। अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन चलाया। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिससे मिल मालिकों ने मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया। इस तरह से तीनों सत्याग्रही आंदोलनों में गांधी जी को सफलता मिली। अब बात करते हैं अपन गांधी जी के, महात्मा गांधी के सहयोगी से असहयोगी बनने के क्या कारण थे। कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का सहयोग कर देने के कारण उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1918 के प्रारंभ तक गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में पूरा विश्वास था। महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बनाने वाली कुछ घटनाएं हैं। जैसे पहला है रोलट एक्ट। 18 मार्च 1919 को रोलट एक्ट बना। इसके विरोध में बम्बई में सत्याग्रह सभा बनाई गई और गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर सार्वजनिक हड़ताल के माध्यम से करना चाहते थे। यह निश्चित हुआ। मुसलमानों ने इसमें सहयोग दिया और हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखने को हमें मिली। एक्ट के विरोध में 30 मार्च 1919 को ये आंदोलन शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में इसे 6 अप्रैल 1919 को स्थगित कर दिया गया और संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया। शहरों व गांवों में हड़ताल शांतिपूर्ण संपन्न हुई। दिल्ली व अन्य जगहों पर कुछ हिंसक घटनाएं घटित हुई। 7 अप्रैल को गांधी जी को मुंबई से दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया और विरोध में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में 17 अप्रैल तक बराबर हड़ताल होती रही। दूसरी जो घटना है जो गांधी जी को सहयोगी से सहयोगी बनाती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड। कि 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल व डॉक्टर किचलू को अमृतसर से निष्कासन के आदेश दिए गए और उन्हें धर्मशाला नगर में नज़रबंद कर दिया गया। इसके विरोध में जनता ने हड़ताल कर दी। वे जुलूस बनाकर अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने लगी, जिससे दंगे भड़क उठे। पंजाब
12 अप्रैल को पंजाब में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन शाम को 4:30 बजे एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। सर माइकल ओडायर ने भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलाने के आदेश दिए। लगभग 10 मिनट तक गोलियां चलाएगी, लगभग 1650 गोलियां चलाएगी। सरकार कहती है कि इसमें 379 व्यक्ति मारे गए व 1200 व्यक्ति घायल हुए। कांग्रेस के अनुसार इस गोलीकांड में 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तीसरा है सैनिक शासन कि पंजाब के 5 शहर लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, शेखपुर और वजीराबाद में सैनिक शासन लगा दिया गया। लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, मनमानी गिरफ्तारियां, कोड़ों की मार और उस तपती मई की जो दोपहरी है गर्मी है उसमें विद्यार्थियों को 16-16 मील तक पैदल मार्च कराना, ये दमनकारी शासन के अंग थे। लेकिन कि एक अमानवीय व्यवहार अंग्रेज शासकों के द्वारा किया गया। इसके बाद हंटर कमेटी और उसकी रिपोर्ट कि मार्च 1920 में ये रिपोर्ट आई, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। हंटर कमेटी इसलिए बिठाई गई थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कर सके। कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उसके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उसका एक तरह से परोक्ष समर्थन किया। ब्रिटिश लॉर्ड सभा, आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया। यह सब कुछ भारतीयों के जले पे नमक छिड़कने जैसा था और इससे उदार भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। तो ये घटनाएं गांधी जी को सहयोगी से असहयोगी बनाती हैं। इसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1919 में प्रारंभ होता है। अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की, जिसने उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग कांड की हम निंदा करते हैं, लेकिन गांधी जी अभी भी सहयोगी थे क्योंकि गांधी जी जन आंदोलन से पहले हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। इसी दौरान सीवर्स की संधि हुई और खिलाफत की समस्या उत्पन्न हुई। ये क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मन का साथ दिया था। 1920 में अंग्रेजों ने टर्की के साथ सेवर्स की संधि की, जिसमें टर्की को अपने प्रदेशों से वंचित होना पड़ा। एथेंस यूनान को दे दिया गया और टर्की साम्राज्य के एशियाई क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा आपस में बांट लिया गया। मित्र राष्ट्रों के द्वारा टर्की में एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया जो टर्की का शासक बनाया गया और सुल्तान एक कैदी मात्र रह गया। मुस्लिम टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब उनका धर्मगुरु मानते थे। खलीफा पद के लिए टर्की के सुल्तान के स्थान पर मक्का के हकीम और कर्नल लॉरेंस को कृपा पात्र शेख हसन के दावों को स्वीकार किया गया और उनका प्रचार किया गया। इसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत यानी कि खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापना करने का आंदोलन। इस आंदोलन में यह मांग की गई कि टर्की साम्राज्य का संधारण किया जाए तथा ऐहिक और आध्यात्मिक संस्था के रूप में खलीफा का जो पद है उसके अस्तित्व को बनाए रखा जाए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को साथ दिया जिससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो सके। इसके बाद कलकत्ता का विशेष अधिवेशन होता है। कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन होता है। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। उदारवादियों ने इसका विरोध किया, लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू व अली बंधुओं ने प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया और गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित हो गया। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से स्वीकार हो गया। अब ये हो गया कि असहयोग आंदोलन शुरू करना है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ये रखा गया कि ब्रिटिश शासन की जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाएं हैं उन सब का बहिष्कार किया जाए और इस प्रकार सरकारी मशीनरी को बिल्कुल ठप कर दिया जाए।
असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। असहयोग आंदोलन के दो कार्यक्रम थे, प्रथम नकारात्मक कार्यक्रम, दूसरे सकारात्मक। पहले हम लेते हैं नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक कार्यक्रमों में इन्होंने क्या किया कि क्या नहीं करेंगे हम एक सरकारी जो वेतनिक तथा अवैतनिक पद हैं और उपाधियां, उनका त्याग हमें करना है। सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले जो चुनाव हैं उनका हमें बहिष्कार करना है। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना है। विदेशी माल का बहिष्कार करना है। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव और समारोह में उपस्थित नहीं होना है। भारतीयों द्वारा मेसोपोटामिया में सैनिक, क्लर्क या मजदूर के रूप में कार्य करने से हमें इनकार करना है। सकारात्मक कार्यक्रम। दूसरा सकारात्मक कार्यक्रमों में हम क्या करेंगे कि राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करेंगे। पारस्परिक विवाद तय करने के लिए निजी पंचायतों का उपयोग करेंगे। कि हम न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे तो हमारे जो आपस में विवाद तो होंगे, उनका कैसे वो निपटारा करें, तो उन विवादों का हम निजी पंचायतों का उपयोग करके उनको निपटारा करें। स्वदेशी का प्रचार करेंगे। हथकरघा और हाथ से बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार करेंगे और अस्पृश्यता का अंत करेंगे। ये सकारात्मक कार्यक्रम थे। अब आंदोलन की शुरुआत कि गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस करके आंदोलन की शुरुआत की। सेठ जमनलाल बजाज ने राय बहादुर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का त्याग किया। विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें बिहार विद्यापीठ, पटना विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, मुस्लिम विद्यापीठ तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना इसके अंतर्गत आती है। इन राष्ट्रीय विद्यालयों की विद्यार्थियों ने देश भर में सेवा में प्रशंसनीय योगदान दिया। वकीलों द्वारा वकालत छोड़ दी गई। बंगाल में देशबंधु चित्तरंजन दास, पंजाब के लाला लाजपत राय, उत्तर प्रदेश के मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गुजरात के विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, टी प्रकाशन तथा सत्यमूर्ति, मध्य प्रांत के डॉक्टर मुंजे तथा अभयंकर और दिल्ली के आसफ अली आदि ने वकालत छोड़ दी। वकीलों की सहायता के लिए सेठ जमनलाल बजाज ने 1 लाख का कोष स्थापित किया, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे तो वेतन कहाँ से लाएंगे, इसलिए उन्होंने 1 लाख की सहायता प्रदान की। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और जगह जगह उनकी होली जलाई गई। शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। स्वदेशी की लोकप्रियता और हथकरघा व हाथ से बुनाई को प्रोत्साहन मिला। मार्च 1921 की बेजवाड़ बैठक में ड्यूक ऑफ कनॉट का भी विरोध करने का फैसला किया। हिंदू मुस्लिम एकता आदि कार्यक्रमों का इसमें लक्ष्य रखा गया। साथ ही शासन द्वारा दमन और प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार प्रारंभ हुआ। सरकार ने राजद्रोह सभा अधिनियम बनाया गया। सरकार ने आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। देशबंधु चित्तरंजन दास को मेमन सिंह में एक सभा में भाषण देने से रोक दिया गया। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना मजरू हक को आगरा जाने, याकूब हुसैन को कोलकाता जाने और लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया गया। कुछ स्थानों पर तो आवश्यकता से अधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। ननकाना कांड 4 मार्च 1921 को गुरुद्वारे में कुछ सिख एकत्रित हुए। ये बिल्कुल शांतिमय समुदाय था, लेकिन यकायक उन पर धावा बोल दिया गया और गोलियां चलाई गई, जिसमें सरकार के अनुसार 70 मौतें हुई। जनता का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। इस बढ़ते उत्साह के कारण 1921 में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन में तीव्रता आ गई। यानी कि आंदोलन जैसे जैसे सरकार का दमन बढ़ रहा था, आंदोलन भी बढ़ता जा रहा था। सितंबर 1921 में अलवी बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सितंबर 21 तक चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, गांधी जी के अतिरिक्त सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस समय कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या लगभग 60,000 थी। लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ता जा रहा था। जैसे सरकार का दमन होता, जनता का उत्साह उतना ही तीव्र हो रहा था। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई उतरे तो कांग्रेस ने उनका स्वागत हड़ताल से किया। रजनी पाम दत्त ने इस आंदोलन के संबंध में कहा कि जनता की नफरत का ऐसा व्यापक और सफल प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था।
1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें करनय 2 का कार्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इसी बीच चोरी चोरा कांड हो गया और आंदोलन का स्थगन करना पड़ा। कि 7 दिन का समय समाप्त होने से पूर्व ही एक ऐसी घटना हुई जिससे संपूर्ण स्थिति बदल दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप थानेदार सहित 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी जी के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके। गांधी जी ने इस हिंसा को सहन नहीं कर सके और उन्होंने चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर यंग इंडिया में लिखे गए लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दे दी गई। लेकिन बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा कि किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए उन्हें उनकी आलोचना की, गांधी जी की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह सर्वोच्च पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। आंदोलन के स्थगित होने से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। अब हम बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो कमियां क्या क्या हैं। सबसे बड़ी कमी थी कि राजनीति में धर्म का प्रवेश, जिससे जो आगामी परिणाम थे बहुत घातक रहे। कि खिलाफत का प्रश्न एक धार्मिक प्रश्न था, उसे राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक मसले के साथ मिलाना एक दुर्भाग्यपूर्ण था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसा किया था, लेकिन इससे भारतीय राजनीति में धार्मिक कट्टरता का प्रवेश हुआ और इसका दूरगामी प्रभाव हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में हमें आज तक देखने को मिल रहा है। आंदोलन से भारतीयों में जिन आशाओं ने जन्म लिया था, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन के स्थगन का मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव था वो भी अच्छा नहीं रहा। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त करने का वचन केवल अविवेकपूर्ण वरण बालक सदृश भी था। आंदोलन का महत्व की कुछ कमियां थी, लेकिन इसका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। जनसाधारण जो लोग थे वो निर्भीक हुए। अब वो जेल जाने से या धरना प्रदर्शन करने से नहीं डरने लगे। सरकार ने जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक क्रियान्वित किया और उदारवादियों को अपना हर तरह से सहयोग प्रदान किया। इस दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी, चरखा कातना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन और विदेशी माल की बजाय स्वदेशी को अपनाया गया, इससे भी भारतीयों में काफ़ी उत्साह था, सफलता मिली। सुभाष चंद्र बोस आंदोलन की सफलताओं को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि 1921 के वर्ष में निसंदेह एक सुव्यवस्थित दलीय संगठन प्रदान किया। इसके पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल और मुख्यतः बात करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने इसे नया विधान दिया और देशव्यापी बनाया। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करेंगे।